नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमा कर जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आपको शायद इसका इल्म होगा कि चंद रोज़ कबल जब पीटीआई और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया कि उन्होंने ममनुआ फंडिंग, प्राइवेटेड फंडिंग या फॉरेन फंडिंग वसूल की है, जो कि पाकिस्तान के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। जब ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया और उसमें ये भी बताया उन्होंने कि उनके जो 17 अकाउंट्स हैं बैंक में, जिनमें पैसा आया है बाहर से, पूरी दुनिया से, इंडिया से, इसराइल से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से और न जाने कहाँ कहाँ से, तो उस वक्त फिर जनाब इमरान ख़ान ने एक बहुत जज्बाती तकरीर की, आवाम से ख़िताब किया और उन्होंने कहा, जब उनको ये कहा गया, एक तो क्या है, वो ये कई रोज़ से ये बयानियाँ बना रहे थे कि ये जो सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, ही हैज़ गॉट बायस अगेंस्ट पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसीलिए उसको इससे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने जैसे ही ये फ़ैसला रिज़र्व हो गया, तो एक तो पंजाब असेंबली जहाँ पे अभी पीटीआई की हुकूमत है, अब ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, और केपीके में यानी खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है, तो दोनों असेंबलियों से इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कराया कि पीटीआई को ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनके ऊपर एतमाद नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इसको बदली कर दिया जाए, कोई दूसरे साहब आएँ ताकि आइंदा जो इलेक्शन हो वो मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना हो। अच्छा, फिर जब ही उसके बाद ये फ़ैसला आ गया 31 तारीख को, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने यह फ़ैसला दे दिया कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग वसूल की है, और वो एक किस्म की चार्जशीट है। अभी उसके ऊपर अभी फिर सुनवाइयाँ होंगी और फिर वो जो सज़ा का तयन होगा कि उसको नाअहल करार दे दिया जाए या डी रिकगनाइज़ किया जाए पीटीआई को, ये एक अलग बात है। लेकिन जनाब इमरान ख़ान ने एक जज्बाती तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा, जब उनसे ये कहा गया कि यही सिकंदर सुल्तान राजा तो आप ही ने अपॉइंट किया था 2018 में, क्योंकि उस वक्त वैसे क्या होता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर बैठते हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है। अब 2018 में अपोजिशन ने शायद बायकॉट किया था, तो इसीलिए ख़ुद जनाब इमरान ख़ान ने ये फ़ैसला किया था और इसको अपॉइंट किया था जनाब सिकंदर सुल्तान राजा को। तो उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आप तो ख़ुद ही इसको अपॉइंट करने वाले हैं, तो अब इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का आप कैसे ज़िक्र कर सकते हैं और ये कैसे कह सकते हैं कि उसका जो फ़ैसला है वो उसकी बायस की वजह से, मुतअस्सिबाना रवैये की वजह से। तो फिर उसने ये कहा कि मैं क्या करता, 2018 में मुझे एस्टेब्लिशमेंट वालों ने कहा था कि इसको अपॉइंट करो। अब जब उसने ये लफ्ज़ कह दिया कि इसका मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ हिंदुस्तानी ज़ुबान में तो बोलते हैं कि इन्होंने, इमरान ख़ान ने ठीकरा तोड़ दिया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो अभी लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि अच्छा जनाब, अगर आप का ये जो बयानिया है ये सच पर मुबनी है, तो फिर सीधे सीधे बताइए कि आपको किसने कहा था। कमर जावेद बाजवा ने कहा था, जनरल फैज़ हमीद ने कहा था, नदीम अंजुम ने कहा था, किसने कहा था, पता तो चले कि कौन है इसके अपॉइंटमेंट में मुलविस। तो अभी इमरान ख़ान इज़ कॉट बिटवीन टू फायर एंड
व्हाट डू दे से वाटर। तो अभी देखें, अभी तक तो उनका जवाब नहीं आया, लेकिन आवाम पूछना चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है तो फिर उसका नाम बताइए, किसने आपको कहा था। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के पास पीटीआई ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें ये मौजूदा हुकूमत ने जो नैब कवानीन में तरमीम लाए हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में, तो उसको कलअदम करार देने के लिए उन्होंने दरख्वास्त डाली है कि इस तरह से प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है, यानी नून लीग और उसकी जो इत्तेहादी जमायतें, पीपल्स पार्टी वगैरह हैं, ये लोग अपने ऊपर जो केसेस हैं उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कानून में तरमीम की है। तो पीटीआई ने ये दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो तरमीम की है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कलअदम करार दे दिया जाए। अब उसकी कल सुनवाई हुई और उमर अता बंदयाल ने उनसे पूछा कि आपका रिकॉर्ड कौन सा अच्छा है पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई की जब 3.25 साल तक 18 से 22 के अप्रैल तक उनकी गवर्नमेंट थी, तो इसमें उन्होंने 2-3 मरतबा ख़ुद आर्डीनेंस लाकर नैब कवानीन में तरामीम की थी। ऐसा भी नहीं कि पार्लियामेंट से पास कराते, आर्डीनेंस लाते रहे। तो आप तो ख़ुद भी जो है इसमें मुलविस रहे हैं, तो आप किस मुँह से ये डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, उमर अता बंदयाल का कहना, जस्टिस बंदयाल का कहना ये था कि अगर इतनी ख़तरनाक तलवार ऊपर लटकी रहेगी तो मुल्क में तरक्याती काम एकदम से रुक जाएंगे, क्योंकि जो भी अफसरान होते हैं या वज़रात होती है, उनको अगर डर लगेगा कि हो सकता है कि ये मैं कोई भी एक फ़ैसला करता हूँ या पैसा रिलीज़ करता हूँ तो कल फिर मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी बिठा दी जाएगी और नैब कवानीन के तहत मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, तो फिर कई लोग ऐसा करते हैं, अफसरान या जो वज़ीर साहिबान होते हैं, वो फिर वो काम करना ही छोड़ देते हैं, मतलब फिर वो तरक्याती काम सब रुक जाते हैं। तो इसीलिए इतना भी हार्श नहीं होने चाहिए नैब के कवानीन। तो इस लिहाज से तो यही लग रहा है कि फ़िलहाल जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो इस मूड में नहीं है कि ये जो तरामीम की गई हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए। अब आपको तो इल्म है नाज़रीन कि परवेज़ अशरफ राजा जो ये इस वक्त स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, उन्होंने पीटीआई के जो नेशनल असेंबली के 11 मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर कर दिए हैं। और उसमें से वो, क्योंकि 2 जो सीटें हैं वो नॉमिनेटेड थीं और 9 डायरेक्ट इलेक्टेड थे, तो इसीलिए उन 9 सीटों पर परवेज़ अशरफ राजा ने जो है बाई इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी है। और इसके लिए अभी सितंबर में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मज़े की बात ये है कि 9 सीटों पर वो होंगे इलेक्शन। अभी उसमें सॉरी शाह महमूद कुरैशी वो पहले उनके जो साहिबजादे हैं वो ज़ैन कुरैशी वो मेंबर थे मतलब नेशनल असेंबली के, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। तो फिर अभी वो, क्योंकि अभी वो बन गए, वो अभी जो इलेक्शन हुए पंजाब असेंबली के जो 20 सीटों के लिए, तो वो बन गए एमपी है, तो वो सीट खाली हो गई। तो अभी वहाँ पर उसकी बहन जो है वो कंटेस्ट कर रही है और वो चाहती है कि मैं बनूं एमएनए। तो जो मुकामी जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, और वसीम अब्बास उनका नाम है, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है कि ये तो सिर्फ़ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का काम है कि बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो बेटी, तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो अभी ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई होने जा रहा है उधर, वो जो कंस्टिट्यूएंसी है। देखें अभी वो टिकट किसको मिलता है। लेकिन हमने तो यही सुना है कि
جناب عمران خان نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 9 کی 9 سیٹوں جہاں پر نئے الیکشن ہونے مطلب ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں 9 کی 9 سیٹوں پر عمران خان خود ہی کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی خدا کرے وہ سمجھو وہ جیت جائیں 9 کے 9، تو پھر کیا ان کو 8 تو ویسے بھی ان کو خالی کرنی پڑیں گی، تو اس کا مطلب 8 سیٹیں خالی کریں گے اور پھر سے ان 8 سیٹوں پر پھر دوسری بائی الیکشنز ہوں گے، اور وہ بھی ایسے ملک میں جہاں پر پیسے کی تنگی ہے۔ ایک پہلے ہی حکومت کے پاس پیسہ کم ہے اور یہ الیکشن کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے، دونوں طرف سرکار کا بھی خرچ ہوتا ہے اور جو کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی۔ ابھی ہم نے جہاں تک سنا تھا کہ ابھی جو پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہوئے، ایک سیٹ کے لیے امیدوار کو 5-7 کروڑ روپے خرچہ کرنا پڑا تھا، تو یہ تو کچھ عقل والی بات تو نہیں ہے، لیکن عمران خان بضد ہیں کہ وہ ساری 9 کی 9 سیٹوں پر وہ خود ہی کھڑے ہوں گے اور جیت کر دکھائیں گے، وہ ایک ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو ابھی ہم نے بتایا اور پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ فارن فنڈنگ کے کیس میں اس کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے، تو ابھی گورنمنٹ نے یہ میٹر ریفر کیا ہے، جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، ابھی وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہ ریفر کیا گیا ہے اور اس نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اس بات کی تفتیش کرے گی، اور اس کمیٹی کا جو ہیڈ ہوگا وہ ڈائریکٹر محمد اطہر وحید ہوگا۔ اس کی نگرانی میں یہ 5 ممبران 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس بات کی تفتیش کرے گی اور پوری چارج شیٹ فریم کرے گی اور سفارشات گورنمنٹ کو دے گی کہ پھر عمران خان یا اس کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا اقدام اٹھانے چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی ہم بتا دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے طور پر بھی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فارن فنڈنگ ریسیو کی ہے اور جو کہ پاکستانی قانون جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ PPA کے خلاف ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی نوٹس نکالے ہیں عمران خان کو کہ آپ پیش ہوں اور ہمیں جواب دیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اسی لیے 2-3 نوٹس ان کو نکالے گئے ہیں الگ الگ دنوں کے لیے یہ مہینے میں۔ ایک تو نوٹس 23 اگست کو ہے، ایک دوسرے الگ سے ہیں کہ بھئی کیوں نہ آپ کو نااہل قرار دیا جائے، کیوں نہ آپ کی پارٹی کو بین کر دیا جائے۔ تو اس طرح ابھی وہ لگ گئے ہیں، الیکشن کمیشن والے بھی PTI کے پیچھے لگ گئے ہیں اور FIA بھی اپنی طرف سے انکوائری کر رہی ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے۔ ناظرین، پاکستان سرکار کی جو اکانومک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے کیبنٹ کی، مرکزی وزارت کی، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا 2-4 روز پہلے کہ روس اور یوکرین کا معاہدہ ہو گیا ہے اور ابھی یوکرین سے جو ہے وہ گندم ریلیز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایک پانی کا جہاز، ایک شپ نکل چکا ہے وہ اپنے یوکرین کے بندر سے، اور پھر وہ آیا استنبول ترکی، اور ترکی میں پھر اس کی تلاشی ہوئی۔ یہ جو انہوں نے SOPs بنائے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، تو ابھی وہاں سے نکل چکا ہے۔ تو اس سے کہ پورے دنیا میں جو ہے نا گندم کے بھاؤ نرم پڑ گئے ہیں، کیونکہ ابھی امید بنی ہے کہ یوکرین اور روس سے بہت سارا گندم جو ہے دنیا کے مارکیٹ میں ریلیز ہو جائے گا۔ تو جو $500 فی ٹن تک بھاؤ پہنچ گیا تھا، وہ کچھ روز پہلے پاکستان نے روس سے یہ فیصلہ کیا تھا $410 فی ٹن میں وہ خریدیں گے۔ ابھی کیونکہ بازار اور کم ہو گئی ہے، تو یہ جو اکانومک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے ECC، اس نے کل میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہم روس کو بولیں گے کہ اگر وہ $390 فی ٹن کے حساب سے دینے کو تیار ہیں تو پاکستان ان سے خریدے گا گندم، نہیں تو وہ اس کا ٹینڈر ریجیکٹ کر دیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم جلد سے جلد اس کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔